भैया सभी ध्यान दें, करण, अनुराग, रूपेश, ये अपना व्हाट्सएप नंबर तुरंत मैसेज करें हमारे पास, जिनको अपने हम अलग ग्रुप में जोड़ लें। ठीक, आगे देखिए आप। प्रश्नावली हम 1.2 बता रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना था। क्या लिखा है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। सभी बालक ध्यान दें, ये सवाल कैसे लगाओगे इसको आप? देखिए, चूंकि दिया हुआ है 6 की घात n शून्य पर समाप्त होगी। ठीक है भैया, 6 की घात n शून्य पर समाप्त होगी। यह तभी संभव है जब यह 5 से क्या हो? विभाज्य। अगर 5 से यह संख्या नहीं कटती है, अर्थात इसके गुणनखंड 5 नहीं है, तो यह संख्या शून्य से समाप्त नहीं होगी। शून्य से समाप्त संख्या तभी होगी जब गुणनखंड 5 हो, अर्थात 5 से क्या हो? विभाज्य हो संख्या। ठीक है, तभी संख्या हमारी शून्य से समाप्त होती है। ये ध्यान रहे आपका, क्योंकि आप किताब में लिखा हुआ है 6 की घात n शून्य पर समाप्त होगी। ठीक है, हमने मान ली चलिए शून्य पर समाप्त होगी, तो शून्य पर समाप्त होगी। ठीक है, तो यह 5 से विभाज्य भी होगी। ठीक, अर्थात 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड 5 होना चाहिए। तो देखते हैं, 6 की घात n के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 गुणे 3 और इसकी घात n। अब आप देख रहे हो कि 6 की घात n गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 है और 3 है। बोलिए, है ना? 2 भी है और 3 भी है, परंतु 5 तो नहीं है। गुणनखंड क्या आया? 2 आया है और 3 आया है, लेकिन 5 नहीं आया है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे भाई? लिख देंगे, चूंकि गुणनखंड में 5 नहीं है। ठीक है, इसलिए जो हमारा प्रश्न है क्या है? प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर, यहाँ देखो, समाप्त नहीं, क्या लिखे? समाप्त नहीं होगी। ठीक, तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि हमने जांच कर लिया, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड हमारा 5 आया ही नहीं, है ना? अगर गुणनखंड हमारा 5 आ जाता, तो 5 अगर गुणनखंड आ जाता, तो हमारा जो 6 की घात n है वो संख्या शून्य पर समाप्त हो जाती है। 5 न आने के कारण ही प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी। बोलिए, बात समझ में आई? तो इसको आप कई बार पढ़ें। ठीक है, जब आप कई बार पढ़ोगे तभी ये बात आपकी समझ में आएगी। अब रही बात कि शून्य पर समाप्त होगी, जैसे आप देखते नहीं कि 2 गुणे 5, तो 5 दूनी 10। तो आप देख रहे हो कि यहाँ 5 है भाई। 2 का मतलब हमने 10 का क्या कर दिया? अभाज्य गुणनखंड कर लिया। 2 गुणे 5 है ना? 2 तो आपका है ही, लेकिन 2 के अतिरिक्त क्या है? 5 भी है।
तो 5 से यह संख्या क्या है, भाज्य है। ठीक, इसीलिए इसके गुणनखंड हमने 2 गुणे 5 किया तो आपने देखा कि 5 से क्या है, ये भाज्य है। तो 10 आप देख रहे हो कि 10 हमारा जो है शून्य से समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई। इसका जो अंतिम अंक है वो शून्य है ना। तो ये संख्या हमारी 10, 100, 1000 ये सब क्या है, शून्य से समाप्त होने वाली संख्याएं ही तो हैं। तो बात समझ में आई आपके कि जो 6 की घात n है, तो भाई अगर इसको 6 की घात क्या लिखोगे आप, 6 की घात 1, 6 की घात 2, 6 की घात 3, 6 की घात 4, 6 की घात 5, 6 की घात 6। तो आप देख रहे हो कि 6 की घात 1 को गुणा करोगे, 6 का 1 बार गुणा करोगे 6 ही आएगा, 6 का 2 बार करोगे क्या आएगा, 36 आएगा, 6 का 3 बार करोगे 6 छंग 36, 36 का 18, 216 और 3 21 216, फिर 6 का करोगे इसमें, अर्थात 6 की घात 4 का 6 छंग 36, 6 कम 6 3 9 और 6 दूनी 12 है ना। इस प्रकार आप देखोगे, आप करके देख लीजिए आप, ठीक है। तो आप करके जब देखोगे तो कुल मिला करके आप पाओगे कि हमारा जो 6 की घात n है ये कभी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। देख रहा है ना, इसमें एकाएक 6 आ जाता है, दाई 6, फिर एकाएक 6 आ गया, फिर एकाएक 6 आ गया, फिर एकाएक 6 आ गया, है ना। हो सकता है फिर आगे गुणनखंड करो, फिर 6 एकाएक आ जाए, तो जो एकाएक अंक होगा वो शून्य नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि ये इसके हमने जब गुणनखंड किया 6 की घात n के, तो 2 गुणे 3 तो आए, लेकिन गुणनखंड 5 नहीं आए। अगर गुणनखंड 5 भी आ जाते तो यह संख्या शून्य पर समाप्त हो जाती। ठीक, तो ये बात आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। कितने मिनट हो गए कुल मिलाकर? 7। अब आगे वाली प्रश्नावली देखिए। आगे वाली प्रश्नावली हमारी है 1.3। कौन सी प्रश्नावली है? 1.3। तो प्रश्नावली 1.3 शुरू हो गई आपकी। प्रश्नावली 1.3 पहला सवाल हमारा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम सिद्ध कैसे करेंगे, देखिए। मानेंगे, माना, पहला सवाल है ये, √5 एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, इस प्रकार लिख दोगे। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो किस रूप में होगी? √5 p/q के रूप में होगी, है ना। pq क्या है आपके? pq पूर्णांक है, परंतु क्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0। ये ध्यान रहे आपका। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। बताया भी हमने आपको एक बार, पक्षों का वर्ग करने पर। हमें इस सवाल को आपको एक बार समझा चुके हैं। अब चूँकि प्रश्नावली है तो प्रश्नावली में भी आपको सवाल बताने तो पड़ेगा। अब दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए। तो √5 का होल स्क्वायर p/q का होल स्क्वायर, √5 का स्क्वायर करो क्या आ जाएगा? 5 p स्क्वायर और नीचे q स्क्वायर। इसका गुणा कर दो इधर, तो आ जाएगा 5q स्क्वायर, या आया p स्क्वायर। तो p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। अब आप यहाँ आप लिखेंगे कि जो कि p स्क्वायर का गुणनखंड, p स्क्वायर का गुणनखंड क्या है आपका? p स्क्वायर गुणनखंड 5 है, इसलिए p का गुणनखंड भी 5 होगा। ठीक, अब आप क्या करेंगे, आपको लिखना पड़ेगा। p का गुणनखंड 5 आ गया तो हम क्या करेंगे, p बराबर इस बार 5c लिख देंगे, है ना। p बराबर 5c समीकरण, p बराबर 5c समीकरण फर्स्ट में रखा। ठीक, यहाँ c क्या है? c आपका पूर्णांक है। ठीक है, c आपका पूर्णांक है। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि p के स्थान पर हम 5c लिख दे रहे हैं। तो अब फिर दोनों p के स्थान पर रखे समीकरण 1 में, तो p स्क्वायर है ना, तो 5c का होल स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर आ जाएगा। इसका करिए वर्ग,
तो 5 बचा 25c² बराबर 5q²। ये 5 से काट दीजिए इसको, तो कुल मिला करके आया q² बराबर 5c²। फिर लिखिए q² का गुणनखंड 5 है, इसलिए q का गुणनखंड भी 5 होगा। ठीक, तो आप देख रहे हो p का भी गुणनखंड 5 है और q का गुणनखंड भी 5 है। ठीक है, क्योंकि इसको मान लेते हैं समीकरण अन्य, या इसको भी ले लेते हैं। तो कुल मिलाकर देखा हमने, चूंकि p और q के गुणनखंड 5 हैं, ठीक, इसलिए p और q क्या हो गए, सहभाज्य हो गए। क्या हो गए, सहभाज्य। ठीक, जबकि सह अभाज्य होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में कि नहीं है। जैसे आप देख रहे हो कि हमने माना था √5 बराबर p/q अर्थात परिमेय संख्या। p भी पूर्णांक, q भी पूर्णांक, लेकिन q शून्य पूर्णांक नहीं है। लेकिन ये भी यहाँ ध्यान रखना है, p और q क्या है, सहअभाज्य हैं। क्या लिख देखा तो पूर्णांक और सहअभाज्य। क्या लिखेंगे, सहअभाज्य। ठीक है, परंतु हमने यहाँ देखा कि p और q सहभाज्य आ गए, जबकि सहभाज्य होना चाहिए। ठीक है, अब लिखोगे अतः हमारी कल्पना के विरुद्ध है। ठीक, हमने क्या माना था, √5 एक परिमेय संख्या, ये माना था। लेकिन हमने देखा p और q सहभाज्य आ गए, जबकि होना क्या चाहिए, सहअभाज्य होना चाहिए। तो अगर सहअभाज्य होते तो √5 परिमेय संख्या होती। ठीक है, परंतु ये भाज्य आ गए, सहभाज्य, इसलिए हमने जो माना था कि परिमेय संख्या है √5 अर्थात हमारी कल्पना के विरुद्ध, तो हमने सोचा था वो क्या है, गलत है। ठीक, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय नहीं है, ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या। कुल मिलाकर के इस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा, तभी ये हल माना जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 1 एक बार फिर से ध्यान दे लें। अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। 2 मिनट बाकी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या मानेंगे, इसको परिमेय फिर मानेंगे। ठीक है, माना, वैसे काम फिर करेंगे, माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो फिर भैया ये p/q के रूप में होनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर फिर लिखना पड़ेगा आपको, p q पूर्णांक, q ≠ 0। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। और क्या लिखते हैं, p और q क्या है, सहअभाज्य है। अब आप देखिए, यदि हम इस प्रश्न को लगाएं तो ये इस प्रकार भी लगाया जा सकता है, जैसे p/q, और ये धन 3 है, इसको धन ले आइए तो -3 हो जाएगा। तो क्या जाएगा, 2/5। अब बताओ 2 कहाँ आ जाएगा। ठीक, √5 बराबर p/2q -3/2। भैया ये 2 कहाँ जाएगा, इसमें भी नीचे रहेगा और 3 के नीचे भी रहेगा। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इधर क्या आ गया,
इधर क्या आ गया भाई, ये P/Q परिमेय ही तो है, ये भी आपके परिमेय ही तो है। तो कुल मिला करके ये जो लिखे गए हैं इधर ये परिमेय ही है। तो चूंकि यहाँ लिख दो, चूंकि √5 अपरिमेय संख्या है ना, जबकि P/2Q - 3/2 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, इसका मतलब √5 इज नॉट इक्वल टू P/2Q - 3/2, अर्थात अपरिमेय और परिमेय है ना कभी समान या बराबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है भैया, देख रहे हैं ना कि यहाँ पर ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, जबकि बराबर का निशान लगा हुआ है। तो संभव है क्या भैया, अपरिमेय परिमेय बराबर कभी होंगे ही नहीं। ठीक, तो वही बात हमने लिख दिया कि अपरिमेय और परिमेय कभी समान या बराबर नहीं हो सकते हैं। ठीक, इसलिए ठीक है 3 + 2√5 परिमेय संख्या नहीं है। तो फिर क्या है, अतः 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। इसे आप इस प्रकार भी लगा सकते हैं। ठीक, अब आपको हमने ये बता दिया क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, अब आपका बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। क्या करना है आपको, सिद्ध करना है कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये जो दिया गया है 3rd नंबर है ना, ये आप करेंगे, ये आपका होम वर्क है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है आपको कि 6 + √3 अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। ये होमवर्क है, चूँकि ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 बताया ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट है। तो ये आपका ये होम वर्क है, इसे आपको करना है। ठीक, शेष आगे वाले वीडियो में। धन्यवाद।